नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। घूम फिर कर बात सुप्रीम कोर्ट पर आ जाती है। मैं नहीं चाहता अदालत के बारे में इतनी अधिक चर्चा करूं, लेकिन हिंदुस्तान की ज़िंदगी में अदालत का दखल इतना बढ़ गया है कि खबरें घूम फिर कर कहीं न कहीं से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं। आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने हिंदुस्तान की फ़ौज की एक महिला मुस्लिम कर्नल के खिलाफ जिस तरह की अनर्गल बातें कहीं, बदजुबानी जितनी की, आतंकवादियों की बहन करार दिया इस महिला मुस्लिम कर्नल को। वो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाई है, विशेष जांच दल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुलासे से लिखा है, उसमें कैसे कैसे IPS रहें, कितने दिन में रिपोर्ट दें। अब एक दूसरा मामला आ गया। अशोका यूनिवर्सिटी, दिल्ली के पास की एक चर्चित यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में है शायद। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। कहते हैं कि ये किसी शाही घराने से जुड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ, वो महत्वहीन भी है बात। इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट लिखी, उसके खिलाफ हरियाणा के महिला आयोग ने इनको एक नोटिस दिया और हरियाणा में किसी एक व्यक्ति ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि इन्होंने देश की फ़ौज के खिलाफ लिखा, महिलाओं के गरिमा के खिलाफ कहा। इस तरह की रिपोर्ट है और महिला आयोग की एक नोटिस है महिला आयोग का। इनको पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि आपने फ़ौज के खिलाफ लिखा। कई तरह की धाराएं लगाई हैं। दो समुदायों में नफरत भड़काने की धारा ये लगा के इनको गिरफ्तार किया है। मैंने जितना पढ़ा है इनका लिखा हुआ, जिस पोस्ट को लेकर महिला आयोग ने नोटिस जारी की है, उसमें कहीं भी महिला के सम्मान के खिलाफ कुछ मुझको नहीं दिखा। न इन्होंने दो समुदायों में नफरत भड़काने की कोशिश की, ऐसा मुझको जितना मैंने पढ़ा है उसमें कहीं नहीं दिखा। लेकिन पुलिस है, सरकार है। शिकायत करने वाले जो हैं उनकी शिकायत पे कब, कैसी, कितनी कार्रवाई की जाए, ये सरकार के हाथ में रहता है। प्रोफेसर अली इस गिरफ्तारी के खिलाफ निचली अदालत में उन्होंने अपील की तो उसने लंबी तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत दी है। ये राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। इनकी लिखी हुई बातें इन्होंने गंभीरता से लिखी हैं, उससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन पहली नज़र, दूसरी नज़र, तीसरी, चौथी, पांचवी नज़र में भी उसमें मुझको दो समुदायों में नफरत फैलाने वाली बात नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा मध्य प्रदेश के मामले में किया है एक मंत्री के मामले में, ठीक वैसा ही इन प्रोफेसर साहब के मामले में किया है। एक SIT बनाई है, उसमें IG या उसके ऊपर के रैंक का एक अफसर मुखिया रहेगा, 2 और IPS रहेंगे। इनका हरियाणा से सीधा कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए, ये दूसरे प्रदेश से हरियाणा काडर में आए हुए अफसर रहने चाहिए। ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, इस तरह की बात है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि मध्य प्रदेश का मंत्री है, जाहिर है कि सत्तारूढ़ पार्टी का भी विधायक है, उसके पास तो पर्याप्त क्षमता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने की। हालांकि मध्य प्रदेश की पुलिस कोई हमलावर नहीं है उसके खिलाफ, जैसा इस प्रोफेसर के खिलाफ हरियाणा की पुलिस है। ये आपको फ़र्क साफ साफ दिखेगा। इस फ़र्क से आपको समझ में आ जाता है कि किस प्रदेश की सत्ता को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो उस विधायक के पास तो पैसा होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, वहाँ वकील करने का। ये प्रोफेसर जो हैं, ये भी कहा जाता है कि इनके पुरखे कुछ राजा वगैरह थे, पैसा होगा इनके पास, या बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की तनख्वाह वगैरह होगी, तो इन्होंने भी वकील कर लिया होगा।
लेकिन मैं सोचता हूँ जो गरीब लोग रहेंगे, जिनको आसानी से जमानत नहीं मिलती है नीचे की अदालत से, जिनको हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के वकील करने पड़ते हैं, गरीब हैं, टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि जागरूक हैं, गैर जिम्मेदार हैं कि नहीं ये अदालत में पता चलेगा जब केस चलेगा। मेरिट ऑफ द केस ट्रायल कोर्ट से पता चलता है, जो आमतौर पर जिला अदालत रहती है। लेकिन जमानत के लिए जिसको जाना पड़ता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, उसकी क्या हालत होती होगी। मैं ये सोच के डर जाता हूँ कि किसी को अगर 5,000 10,000 की प्लेन की टिकट खरीद के दिल्ली जाना पड़े तो वो पैसा कहाँ से आएगा। बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है ऐसा पैसा। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मैंने सुना है कि बहुत बहुत मोटी मोटी उनकी फीस रहती है। एक कोई मुझको बतला रहे थे वहाँ के एक वकील जो 2 नंबर में पैसा नहीं लेते हैं, ऐसे वकीलों में से एक जो केवल चेक से पैसा लेते हैं। कई वकीलों के बारे में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो नगद फीस ले लेते हैं जिसको अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक वकील जो केवल चेक से पेमेंट लेते हैं, उनके बारे में किसी ने मुझको कहा कि वो 48 लाख रुपए लेते हैं एक मामले का। जरूरी नहीं है कि हर गरीब को सबसे महंगे वकील की ही ज़रूरत पड़े, हो सकता है कम फीस वाले भी वकील वहाँ पर हों। फिर भी कितनी फीस, कितनी पेशियाँ। एक किसी का मैं देख रहा हूँ, मुसलमान नौजवान है, उसको दिल्ली दंगों को लेके पकड़ा गया है, करीब 1500 दिन हो गए हैं उसको बिना जमानत के। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि इतने वक्त तक जमानत नहीं होती, कैसे चलेगा। अभी मैं दूसरा देख रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर जो शराब घोटाला ये है, इसमें जो लोग शामिल बतलाए जाते हैं, ईडी बतलाती है, सीबीआई बतलाती है, राज्य की एजेंसी बतलाती है, इनको 1-1 साल के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही है कि साल भर हो गया है। एजेंसी कह रही है कि इनको साल भर नहीं हुआ है अभी। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि साल भर होना जरूरी है क्या जमानत पाने के लिए किसी को। ये हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वाले लोग हैं, तो हो सकता है इनकी ताकत हो बड़े वकील करने की। मैं सोचता हूँ कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई पत्रकार है, ये लोग कहाँ से इतना महंगा वकील कर पाते होंगे। ये नौबत फिक्र करती है, क्या हिंदुस्तान में इंसाफ को पाना इतना महंगा काम रह गया है कि आम गरीब, आम व्यक्ति इसको अफोर्ड ही न कर सके, इसका खर्च ही न उठा सके। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा मैं और यहाँ पर उठाना चाहता हूँ। अभी नागपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था। अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं मेरा ख्याल है, उनमें से अधिकतर दलित रहे होंगे। वो एक कार्यक्रम कर रहे थे, वामपंथी सोच के भी थे, कार्यक्रम कर रहे थे। तो उसमें फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, बड़ी फेमस है, हम देखेंगे। बड़ी ही फेमस, बड़ी ही मशहूर नज़्म है। ये पाकिस्तान में रहे हुए हैं, वामपंथी विचारधारा के रहे हैं फैज़ अहमद फैज़। उनका हिंदुस्तान में भी बड़ा सम्मान रहा है, बड़ी इज्जत के साथ उनको यहाँ पर सुना जाता था मुशायरों में। और ख़ुद पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लड़ते थे और उनकी नज़मों का इस्तेमाल फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ होता था, तानाशाही के ख़िलाफ़ होता था। मैं पाकिस्तान की इस मशहूर नज़्म हम देखेंगे, इसके बारे में बतलाऊं आपको। 1985 की एक घटना थी जिसमें वहाँ पर जनरल जियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत थी और उन्होंने एक हुक्म निकाला था कि पाकिस्तानी औरतें साड़ी नहीं पहनेंगी। और फैज़ अहमद फैज़ चूँकि वामपंथी विचारधारा के, उदारवादी विचारधारा के तानाशाह विरोधी थे, तो उनसे जनरल जिया की बहुत खुन्नस चलते रहती थी, जो तानाशाह थे वहाँ के। फैज़ अहमद फैज़ पर पाकिस्तानी सरकारी रेडियो पर रोक लगाई हुई थी। उस समय सरकारी ही रहते थे रेडियो टेलीविज़न पर रोक लगाई हुई थी। उनकी कोई नज़्म, कोई गज़ल
उस पर नहीं आती थी। ऐसे में एक ऑडिटोरियम में या कि एक स्टेडियम में, मुझको ठीक से याद नहीं पड़ रहा है, पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका थी इकबाल बानो। आप YouTube पर देखेंगे तो आपको सुनने मिलेगा, थोड़ा धीमी आवाज़ में सुनिएगा, घर के बाहर तक आवाज़ न जाए, क्योंकि नागपुर में एक आयोजन में इसी नज़्म को गाने पर पुलिस ने इसको राजद्रोह ठहराते हुए जुर्म दर्ज कर लिया है आयोजकों के खिलाफ। बड़े गरीब लोग दिख रहे हैं वो लोग, आयोजक अम्बेडकरवादी लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी उनके पास नहीं रहता। और ये संगठन जो है ये वामपंथी विचारधारा का संगठन है। इन्होंने अपने कार्यक्रम में, आयोजन में, ये एक किस्म के रिवॉल्यूशन को बताने वाली, एक क्रांति की बात करने वाली नज़्म है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, तानाशाही भर के खिलाफ है। पता नहीं क्यों नागपुर की पुलिस को लगा कि ये जब भारत और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है उस वक्त इस नज़्म को ऐसे क्यों गाया जाए यहाँ पर। ये तो पाकिस्तानी शायर की लिखी हुई है। मुझको नहीं मालूम है कि एक दूसरे देश में अभी लिखे पढ़े पे भी कोई रोक लग गई है क्या, मुझको नहीं मालूम है। शायद बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो हिंदुस्तान के एक कवि का लिखा हुआ था, तो तनातनी चलेगी तो क्या राष्ट्रगान को छोड़ देंगे। वैसे तो हिंदुस्तान के राष्ट्रगान में सिंधु शब्द अभी आता है जो उस तरफ रह गया है सरहद के। मुझको नहीं मालूम है उसके बारे में क्या व्यवस्था है अभी। आपको ध्यान है ना, पंजाब सिंधु, गुजरात मराठा, सिंधु उस तरफ रह गया है, उसका जिक्र है यहाँ के राष्ट्रगान में। अभी मुझको नहीं मालूम है इस तनातनी के बीच में नागपुर पुलिस या हरियाणा पुलिस इसकी कोई नई व्याख्या सामने आई हो कि आप सिंधु का भी जय जय गान कर रहे हैं। मुझको नहीं मालूम वो अभी जुर्म हुआ है कि नहीं, मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ गान। क्या क्या गैरकानूनी करार हो गया, दिया गया है, क्या क्या राजद्रोह में आ रहा है, थोड़ा अभी समझना मुश्किल है। फैज़ अहमद फैज़ को एक पाकिस्तानी फौजी तानाशाह तो रोक लगा सकता था। हिंदुस्तान में तो उनको बड़ा सम्मान से देखा गया है। विचारधारा से सहमत असहमत होना एक अलग बात रहती है, बर्दाश्त भी कोई चीज़ होती है। और मेरा तो ये मानना है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र एक बर्दाश्त का नाम है। असहमति से सहनशीलता, आप असहमत हैं लेकिन आप बर्दाश्त करते हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी बात को सुनना मेरी जिम्मेदारी है, अपनी बात को कहना तुम्हारा हक है। लोकतंत्र कुछ इस मिजाज की व्यवस्था है। तो इकबाल बानो ने इसको 1985 में फौजी हुकूमत के तानाशाही के बीच हम देखेंगे फैज़ के इस लिखे हुए को पढ़ने के लिए काली साड़ी पहनी थी। काला रंग जो है विरोध का प्रतीक रहता है। इसके पीछे की राजनीति फिर कभी चर्चा करूंगा मैं, आज बात पटरी से उतर जाएगी। फिलहाल तो काले रंग को विरोध का प्रतीक माना जाता है। साड़ी पे बैन लगाया हुआ था जियाउल हक ने, तो काली साड़ी पहनकर इकबाल वालों ने जिस फैज़ पे रोक लगाई हुई थी फौजी तानाशाह ने, उनका लिखा हुआ हम देखेंगे गाया। और पूरा का पूरा ऑडिटोरियम या स्टेडियम, मुझको अभी ठीक से याद नहीं है, पूरा झूम उठा था इसके ऊपर। आप अगर सर्च करेंगे YouTube पे आपको मिल जाएगा। हालांकि मुझको ये नहीं मालूम है कि आपके लैपटॉप पे अगर YouTube पे ये सर्च किया हुआ मिलेगा ये गाना तो आपको राजद्रोह का जुर्म भुगतना पड़ेगा या क्या होगा, उतना मुझको अभी नहीं मालूम है। अपने खुद के सोच समझ से खतरा उठाइएगा। क्या नौबत है ये, मैं सोचता हूँ चलिए ये प्रोफेसर जो हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके पास दिल्ली के करीब बसे हुए हैं, तो उनके पास वकील वगैरह का पैसा जुट गया होगा। जो बहुत छोटे छोटे, कहीं के पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं।
वो कहाँ से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच पाएंगे? नीचे की अदालतें, जिला अदालतें कोई जमानत देती नहीं है, हाई कोर्ट भी आम तौर पर जमानत नहीं देते हैं। जो 48 लाख रुपए एक वकील की फीस देकर वकील कर सकते हैं, उतनी ताकत तो सब में रहती नहीं है। जिन वकीलों को सुनने के लिए जज भी संभल के बैठते हैं कि वकील साहब आज क्या कहेंगे, मैंने ऐसे वकील देखे हुए हैं। संविधान के इतने जानकार वकील हैं हिंदुस्तान में, जिनको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज संभल के बैठते हैं, उनके कहे हुए एक एक शब्द को सोख लेना चाहते हैं अपने कानों में, लेकिन महंगे हैं वकील। तो मैं सोच रहा हूं कि ये नागपुर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं जानता नहीं हूं किसी को, संगठन को भी नहीं जानता हूं, लेकिन अहिंसक थे वो, हथियारबंद नहीं थे। फैज की एक गज़ल को गाना राजद्रोह कैसे हो सकता है, ये भी थोड़ा मेरी समझ से परे है। ठीक वैसे ही जैसे कि ये प्रोफेसर अली का लिखा हुआ जो है, इसको महिलाओं का अपमान मान लिया गया, दो समुदायों में नफरत फैलाने का, तनाव खड़ा करने का उसका सामान मान लिया गया। थोड़ा निराश हूँ मैं। सरकारों का ये रुख है, अलग अलग प्रदेशों में सरकारें एफआईआर कायम करने में बहुत तेज हैं, और ऐसी लिखी गई एफआईआर से जूझने में हमारी न्याय व्यवस्था बरसों लगा रही है, बरसों। कायदे की बात यह है कि जेल अपवाद होना चाहिए, बेल मेरा हक होना चाहिए, लेकिन हमारे इधर हाल यह है कि मैं अगर परसों की उम्मीद करूं कि परसों बेल हो जानी चाहिए, तो हो सकता है वो बरसों ना हो। तो मैं आज किसी राज्य सरकार के बारे में बोलने खड़ा नहीं हुआ हूं। राज्य सरकारें तो, पुलिस चूंकि राज्य का मामला है, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा एफआईआर दर्ज कर सकती हैं। न्याय व्यवस्था क्या है हिंदुस्तान में? अगर कोई गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से विपन्न, अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए और बहुत चर्चित मामला ना हो, बहुत चर्चित मामले अगर रहते हैं, बहुत चर्चित नामी गिरामी लोगों के, तो सुप्रीम कोर्ट सुन भी लेता है उसको। जैसे प्रोफेसर अली के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। मैं खिलाफ नहीं हूं उसके मिलने के, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि किसी राज्य सरकार के निशाने पर अगर कोई है और ऐसा एक जुर्म कायम हो गया है, एफआईआर कायम हो गई है, और उसमें राजद्रोह जैसी धारा एक लगा दी गई है, क्या होगा इन लोगों का? इंसाफ तो आसान नहीं है। यानी मुझको जो सुनाई पड़ता है वो ये है कि जो प्रक्रिया है वही सजा है। प्रक्रिया है कि हम आपको 5 साल तक जमानत लेने नहीं देंगे, 5 साल तक जमानत लेने नहीं देंगे। अदालत भी बेपरवाह है बहुत सारे मामलों में, हर मामले में नहीं है, बहुत सारे मामलों में, कि क्या ज़रूरत है जमानत की। अभी तो जांच एजेंसी आपत्ति कर रही है, रहो जेल में रहो, तुम जवान हो, अभी बहुत उम्र बाकी है, 10 साल बाद भी छोड़ेंगे जमानत पे तो भी तुम बाहर बहुत साल जिंदा रह लोगे। हड़बड़ी क्या है बाहर आने की? कुछ ऐसा रुख दिखता है मुझको अदालत का। आप अपने बारे में सोच के देखिएगा, 1500 दिन, 5 बरस आपको अगर बिना जमानत जेल में रखा जाए, केस आगे ही नहीं बढ़ रहा है, केस आगे नहीं बढ़ रहा है। 5 साल अगर आपको बिना जमानत जेल में रखा जाए तो कैसा लगेगा? मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी जितने लोग हैं, जिस विचारधारा के जितने लोग हैं बिना जमानत के, सबके बारे में बोल रहा हूँ। मैं राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतांत्रिक विचारधारा की बात कर रहा हूँ, जिसके तहत सरकारों को ऐसा करने की छूट है कि जो उनको नापसंद है उसके खिलाफ ऐसी धाराओं में मामले दर्ज कर सकती है कि जो 5 साल तक जमानत ना पाए, जैसा कि हमारे सामने मिसाल भी है। दूसरी तरफ न्यायपालिका,
किसी जज की सुप्रीम कोर्ट के ऐसे नींद हराम नहीं हो रही है कि ये लड़का 5 साल से जेल में बंद है बिना जमानत के, 5 साल से बंद है बिना जमानत के जेल में। ऐसा कितना खतरनाक होगा, बाहर निकल के क्या कर लेगा। 5 साल, जिंदगी के 5 साल, अभी सुनवाई चालू नहीं हुई है मामले की, सजा होगी कि नहीं पता नहीं। कई ऐसे मामले भी रहे हैं जिसमें 15 साल 20 साल बाद जाके रिहाई हुई है, बेकसूर साबित हुए हैं। आप अपनी जिंदगी का सोच के देखिए कि 25 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक या 50 साल की उम्र तक आप जेल में पड़े रहे, उसके बाद छोड़ दिए गए कि बेकसूर हो जाओ, घर ऐश करो। कितनी ऐश कर पाएंगे? किस तरह की न्यायपालिका है ये, किस तरह का लोकतंत्र है ये? क्यों न्यायपालिका इतनी महंगी है, क्यों इतनी दुर्लभ है? मुझको लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक केस को 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता है, अगला 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 अगला, ऐसे एक एक मिनट में ख़त्म हो जाता है। कई मामलों में तो आपके वकील पैसा लेते हैं, आपसे खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे भी मामलों की जानकारी है मुझको कि बड़े नामी गिरामी वकील किए किसी ने, वो 2-2 3-3 सुनवाई आपके तरफ से खड़े भी नहीं हुए। कहाँ से इंसाफ मिलेगा? अभी तो सुनवाई भी चालू नहीं हुई है, अभी तो जमानत के मामले पे ही बहस चल रही है। सरकार 5 साल जमानत देना नहीं चाहती है कि बिल्कुल सही नहीं है जमानत देना। 5 साल में तो मामले का फैसला हो जाना था, ऊपर की अदालत चले जाना था, वहां भी हो जाना था, और ऊपर चले जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तय किया है कि 1 महीना या 3 महीने में आपको विधानसभा से आए हुए विधेयकों पे फैसला लेना है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तुम्हारा खुद का क्या हाल है? अपने लिए भी समय सीमा तय करोगे क्या कि तुम कितने दिन में फैसला लोगे? 5 साल बिना जमानत के एक नौजवान जेल में है। एक प्रोफेसर को उधर कर दिया गया, इधर एक मंत्री जो है मस्ती से घूम रहा है, मस्ती से घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इतनी बदजुबानी, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतना घटिया बोले हो, इतना बेईमानी दिखा रहे हो माफ़ी मांगने में, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। जुबानी जमा खर्च खूब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं नहीं जानता कि उसकी बनाई हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो कुछ कर पाएगी कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या करेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को अभी संदेह का लाभ दे रहा हूँ इस मामले में कि देखते हैं आगे क्या करेगा। मैं नागपुर के लोगों के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ। वो लोग सोशल एक्टिविस्ट दिख रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं, और फैज़ की एक ऐसी नज़्म उन्होंने वहाँ पर गाई जिसके ऊपर हिंदुस्तान के कानून में कोई रोक नहीं है। अगर रोक रहती तो हिंदुस्तान की सरकार यूट्यूब पर उसको बैन कर देती। कोई रोक नहीं है ऐसी, मुझको अच्छे से मालूम है। फैज़ की इस गज़ल पर हिंदुस्तान में कोई रोक नहीं है। राजद्रोह का मुकदमा कर देना उसके ऊपर, तो वो तो गांधी के लिखे हुए में भी आप भीतर से 4 लाइन निकाल कर गांधी को आप कह सकते हो कि ये हिंसा को भड़कावा देने वाले हैं। आप भगत सिंह को पढ़ोगे तो उसमें तो हिंसा को भड़कावा देने वाली कई बातें आप निकाल लोगे। कल या परसों मैंने फेसबुक पर कुछ लाइनें लिखी हैं, कुछ लोग उसको कविता मानकर चल रहे हैं। उसमें भगत सिंह का एक जगह मैंने जिक्र किया है। मुझको हिंदुस्तान में इंसाफ पाने का जो सिलसिला है वो मुझ में दहशत पैदा कर रहा है। अगर कभी नौबत आ गई तो वो इंसाफ आप कैसे पा सकोगे? कौन लोग पा सकेंगे? उसकी फीस कैसे दे पाओगे इंसाफ की? आप जेल में चले गए तो घर परिवार का क्या होगा? आपकी नौकरी तो चले ही जाएगी शुरू में। अगर आप कोई छोटे मोटे कारोबारी हो तो आपके कारोबार का क्या होगा? मुझको लग रहा है कि लोकतंत्र के भीतर जो न्याय व्यवस्था है इसके बारे में एक चर्चा होनी चाहिए, बुनियादी चर्चा होनी चाहिए। मैं इक्का दुक्का मामलों को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ
ये तो मैंने आपके सामने एक ज़मीन तैयार करने के लिए गिनाया है। ये हो सकता है ममता वहाँ पे बीजेपी के लोगों के खिलाफ करती हो। कर्नाटक में आज अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के एक आईटी सेल के मुखिया, शायद अमित मालवीय नाम है, उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है कि उन्होंने टर्की की किसी इमारत को, वहाँ कांग्रेस लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो उसको कांग्रेस पार्टी का टर्की ऑफिस बता दिया अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल में। तो कर्नाटक में इसके ऊपर एफआईआर हुई है। कांग्रेस का टर्की में कोई ऑफिस नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, किसी ने रिपोर्ट लिखाई है। न्याय व्यवस्था के बारे में हमको आपको सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर हम बाहर हैं, आज अगर हम ये कह सकते हैं कि हम देखेंगे, क्या देखोगे? ये गाना आसान है, हम देखेंगे। इकबाल बानो को सुनना आसान है कि हम देखेंगे। फैज़ की किताबों में पढ़ना आसान है कि हम देखेंगे। क्या देखोगे? अगर 1500 दिनों के बाद भी तुम सीखचों के पीछे से बाहर की दुनिया को देखोगे तो क्या देखोगे? सीखचों के पीछे से 1500 दिन के बाद भी वही दिखेगा जो पहले दिन दिखेगा, कोई ज़्यादा बड़ा आसमान नहीं दिखेगा। तो सोच के देखिएगा, क्या सचमुच यही इंसाफ है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या ऐसी ही न्याय व्यवस्था के लिए अंबेडकर जैसे लोगों ने मेहनत की थी, खून पसीना एक किया था, रात रात जाग कर लिखा होगा उन्होंने, संविधान सभा ने बहस की थी? क्या भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाते हुए ऐसे किसी दिन की कल्पना की थी कि 1500 दिन बिना जमानत के किसी को आप जेल में रख दोगे? क्या कल्पना की होगी? मुझको थोड़ा शक है इसमें। भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाते हुए बहुत सी चीज़ों की कल्पना नहीं की थी जो आज हो रही है। तो मैं वापस संविधान सभा में जाके अंबेडकर और नेहरू और ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों को तो नहीं कह सकता कि आप फिर से बहस करो, लेकिन इस देश के भीतर ये बहस होनी चाहिए, संवैधानिक बहस होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों को लेकर बहस होनी चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, क्या सहनशीलता होनी चाहिए, क्या बोलने का हक होना चाहिए, क्या सुनने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसकी सीमा क्या होनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये थाने के भरोसे छोड़ने की बात नहीं है। थानेदार शब्द कड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थानेदार की औकात उतनी ही रहती है जितना कि राज्य की सरकार चाहती है। जैसा चाहती है वैसा ही थानेदार करता है। ये नौबत ठीक नहीं है। अटल जी रहते तो कहते कि ये अच्छी बात नहीं है। सोच के देखिएगा इस बारे में, अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा। बच्चों के बहुत समझने की बात नहीं है, अश्लील कुछ नहीं है। बालिग दोस्तों को भेजिएगा। आज आप गिरफ्तार नहीं है, आज आपके खिलाफ एफआईआर नहीं है, लेकिन हो सकती है किसी दिन राजा कहीं से निकले और किसी को छींक आ जाए तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। होते रही है अलग अलग वक्त में, लेकिन हौसलामंद लोग भी रहते हैं। फौजी हुकूमत, फौजी तानाशाही के खिलाफ स्टेज पर जाकर काली साड़ी पहनकर फैज़ को गाना, ये हौसला भी रहता है लोगों का। इतिहास सबको दर्ज करते चलता है। आपस में बात करके देखिएगा कि क्या होना चाहिए। लोकतंत्र में आपस में बात करना और फिर जहां सवाल उठा सकते हैं वहां सवाल उठाना, यही सबसे बड़ा है। कोई राजनीतिक दल की विचारधारा उतनी बड़ी चीज़ नहीं रहती है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं लोकतंत्र में, उन पे चर्चा होनी ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियो में कोई काम की बात उठाता हूं, ज़िंदगी के असल मुद्दों को उठाता हूं, तो हमारे इस चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है।
दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, उनसे मिलने पर बात कीजिएगा कि भाई ये आदमी ऐसी बकवास कर रहा था वीडियो पर, क्या कहना है तुम्हारा, पूछ के देखिएगा। मेरी बात हो सकता है किसी को बकवास लगे, मुझको बुरा भी नहीं लगता उसमें, मुझको भी कुछ लोगों की बातें बकवास लगती है, मैं बोलता हूँ और लिखता हूँ। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि कैंसर उसके 4 कदम ही पीछे चल के आता है। आप अपने पास के किसी भी कैंसर हॉस्पिटल जाकर बाह्य रोगी कक्ष में जाकर बैठकर देखिए, घूम कर देख लीजिए कि कौन कौन लोग मुंह कटवा के बैठे हैं, गला काट दिया गया है, कपड़ा बांधा हुआ है, फेफड़े में कैंसर फैल चुका है, बुरी हालत में बैठे हैं। पूछ के देखिएगा क्यों हुआ था इनको कैंसर, आपको पता लगेगा तंबाकू की वजह से हुआ था। मेरे आसपास के हर चौथे मरीज को मुंह का कैंसर है, जो कि केवल तंबाकू की वजह से होता है। छोड़ दीजिए तंबाकू, अपने परिवार के साथ जीना सीखिए, तंबाकू के साथ नहीं। फिर मिलेंगे।